वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC टॉक। मेरा यूट्यूब हैंडल है @HSC Talk 4। 3.4 एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट, और आज उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के दर्जाबंदी। तो कंट्रोल की जो दर्जाबंदी है वो है 1, 2, 3, 4, 5। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड PPE सबसे लास्ट। जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है वो है एलिमिनेशन। एक हैजर्ड को फिजिकली रिमूव कर देना। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस कर देना उस हैजर्ड को। इंजीनियरिंग कंट्रोल, आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हैजर्ड, उस हैजर्ड से लोगों को आइसोलेट कर देना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क, लोगों का जो काम है उसका ज़रिया चेंज कर दें, तरीका चेंज कर दें। PPE और क्या है जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, जो कि लीस्ट इफेक्टिव है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह, कौन सा ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव और लीस्ट इफेक्टिव कैसे है, आगे हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। When hazards are identified through the risk assessment process, it is necessary to decide on the precautions needed to control those hazards to an acceptable level। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं ताकि उन हैजर्ड्स को हम एक काबिल कबूल लेवल तक कम करके उसको कंट्रोल करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट। ये जो है सबसे ज़रूरी पार्ट है रिस्क असेसमेंट का। आइडेंटिफाइंग द फर्दर एक्शन दैट इज़ नीडेड एंड टेकिंग दैट एक्शन। तो जो एक एक्शन है फर्दर जो हमें लेने चाहिए, मज़ीद जो एक्शन हमें लेने चाहिए उसको मालूम करना, और ये भी मालूम करना कि कब चाहिए वो एक्शन लेना। When trying to decide what further precautions might be appropriate to a particular situation, a useful approach can be use a risk control hierarchy। तो जब हमें ये हम ट्राई करते हैं कि डिसाइड करें कि कौन से जो है फर्दर मज़ीद जो है प्रिकॉशंस जो है बेहतर होंगे, और एक ख़ास सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो उसके लिए हम एक यूज़फुल अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको हम रिस्क कंट्रोल हायरार्की बोलते हैं, या हायरार्की ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा जी, आगे है जी टॉपिक फोकस। द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ISO 45001 एंड ILO OSH 2001। जो जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल है रिस्क का, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 45001, और ILO का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का 2001 ILO OSH, उस पे बेस्ड वो है नंबर 1 एलिमिनेशन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 इंजीनियरिंग कंट्रोल, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और नंबर 5 है PPE। तो आगे पढ़ते हैं इसको हम। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन कहते हैं अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बदलाव लाना। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब है कि उसको इंजीनियरिंग फ़नी तकनीकी तौर पे उसको कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि उसको हम एक ऐसे लेवल तक कंट्रोल करें जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मतलब उसमें तकनीकी और फिज़िकली वो शामिल ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक हो। PPE है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो प्रोवाइड किए जाए। तो आगे चलते हैं जी। द कंट्रोल ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड अबव आर सेट एज ए हायरार्की। एलिमिनेट द हैजर्ड इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन। एक हैजर्ड को एलिमिनेट करना जो है वो एक प्रेफर्ड ऑप्शन है, क्योंकि सिंस द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैजर्ड इज़ देन आल्सो एलिमिनेटेड। क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करते हैं हैजर्ड को तो उसके साथ जो रिस्क है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन शुड बी considered substitute the hazard with the something less hazardous। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस अमल को जो है एक कम ख़तरे वाले
हैजर्ड के साथ जो है बदल देंगे। दिस इफ दिस कैन नॉट बी डन देन इंजीनियरिंग कंट्रोल शुड बी कंसिडर्ड। अगर वो भी नहीं हो सकता, बदलाव नहीं लाया जा सकता है, तो क्या करेंगे हम? फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल को सोचेंगे। द लीस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू रिलाई ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपी, और जो सबसे कम मुफीद और जो ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी होंगे। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल को। इधर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है वर्क एट हाइट का। ये आप देख सकते हैं इस तरफ, इधर एक आदमी जो है पेंट कर रहा है दीवार के ऊपर हाइट पे। तो हमने क्या किया, उसको काम ऊपर हाइट पे करने की जगह उसको एक ब्रश दे दिया, एक लंबे एक्सटेंशन रॉड के साथ, ठीक है। तो उस रॉड को एक्सटेंड करके वो हाइट पे पेंट कर पा रहा है। तो क्या हो गया, उसको स्कैफोल्डिंग यूज़ करने की या लैडर यूज़ करने की, हाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह हमने क्या किया, वर्क एट हाइट हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आगे जी कलेक्टिव फॉल प्रोटेक्शन। तो हमने अभी नेक्स्ट कौन सा किया जी, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, कलेक्टिव जो है हमने फॉल प्रोटेक्शन, वहाँ पे हमने क्या कर दिया जी कि स्कैफोल्डिंग जो है लगी है या वहाँ पे हमने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम कर दिया, गार्ड रेल्स लगा दिए, ठीक है। और इस तरह दूसरा जो है उसके बाद पीपीई। तो पीपीई जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पीपीई में जैसे कि हमारे पास रिस्ट्रेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। आदमी को जो है एक जो उसका फॉल अरेस्ट सिस्टम है उसके ज़रिए जो है उसको एनकरेज पॉइंट के साथ लगा दिया गया है, तो वो भी गिरने से बच सकता है। और उसके बाद जो है आ जाता है पीपीई फॉल अरेस्ट। तो अगर हम उस वर्कर को जो ऊपर हाइट पे काम कर रहा है उसको क्या हम दे दें, फॉल अरेस्ट दे दें, तो उससे क्या होगा, फॉल तो फिर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो अरेस्टर जो उसने पहना हुआ है उससे क्या होगा, एक्सेप्टेबल फोर्स जो है और फॉल डिस्टेंस जो है उसके ज़रिए कम किया जा सकता है और उसकी जान बच सकती है। तो you will remember what human factor have a part to play in effective health and safety management। अच्छा, एक और मिसाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन। तो फ़र्ज़ करें हम मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, एक वज़न को उठा के हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में एक बिल्डिंग के लेके जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? उसको हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि उस वज़न को हम क्या करेंगे, क्रेन के ज़रिए उठा लेंगे। अच्छा, अभी क्रेन से उठा लिया तो मैनुअल हैंडलिंग तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अभी क्रेन में है लिफ्टिंग ऑपरेशन, लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है वो भी है एक हैज़र्डस अमल है। तो उसको अभी कौन से दर्जे से हम ख़त्म कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो हम क्या करेंगे, क्रेन की जगह हम क्या ले आते हैं, एक लिफ्ट ले आते हैं या कन्वेयर बेल्ट ले आते हैं। तो क्या होगा, क्रेन को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक क्रेन के ज़रिए लिफ्टिंग के ऑपरेशन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है कन्वेयर बेल्ट या लिफ्ट के साथ। फिर उसके बाद आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अभी एक लिफ्ट चल रहा है या कन्वेयर बेल्ट चल रहा है तो उसके भी ख़तरात हैं। कोई भी एक आदमी जो है उस लिफ्ट की ज़द में या उसके क्या नाम है, उसका कन्वेयर बेल्ट या लिफ्ट के ज़द में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल करेंगे उसके लिए हम क्या कर देंगे, बैरिकेशन कर देंगे उसके गिर्द, ठीक है। उसके गिर्द हम एक प्रोटेक्टिव हसार बना लेंगे, मशीन गार्ड लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका इंजीनियरिंग कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह अब मशीन गार्ड लग गया है, तो उसके बाद इसको हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। हम वहाँ पे क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम वहाँ पे साइनेजेस लगा देंगे कि यहाँ पे मशीन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ओपन पार्ट्स है मशीन के, वो हम साइनेज के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बता देंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ ख़तरा बाकी है फिर भी तो हम क्या करेंगे, फिर हम पीपी यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह
हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ी और समझी जाती है। अच्छा, इधर आगे यू विल रिमेंबर दैट ह्यूमन फैक्टर्स हैव अ पार्ट टू प्ले इन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो जो आपको ये सोचना होगा, याद रखना होगा कि ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं, इंसानी जो फैक्टर्स हैं, वो उनका एक बड़ा रोल है हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट में। सो इट मेक्स सेंस दैट टेक्निकल इंजीनियरिंग कंट्रोल विल बी मोर इफेक्टिव देन प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वन। तो इसी तरह कहते हैं कि एक जब इंसान का जो है किरदार बहुत बड़ा फैक्टर्स है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में, तो इसी तरह टेक्निकल इंजीनियरिंग कंट्रोल सेट करना एक प्रोसीजर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा कारआमद होगा। In turn more effective than one that relies on behavior, और उससे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होगा अगर वो क्या करता है, रिलाई करता है बिहेवियर पे, मसलन पीपीई पहनना, वर्कर का बिहेवियर। इन दिस वे we can think of the various control options as a hierarchy, where control at the top of the hierarchy are the most effective and those at the bottom are the least effective। तो इस तरह हम फिर कहते हैं कि जो टॉप पे जो हायरार्की है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है और जो बॉटम पे है वो सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव है। ईच टॉप ऑफ द हायरार्की इज़ आउटलाइन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो हर जो है स्टेप जो है हायरार्की की उसको आउटलाइन किया गया है इन सेक्शंस में। एलिमिनेशन का मतलब है ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म कर देना, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना। इफ़ अ हैज़र्ड कैन बी एलिमिनेटेड देन द रिस्क क्रिएटेड बाय द हैज़र्ड डिसअपेयर। अगर हैज़र्ड को एलिमिनेट किया जाए तो उसके साथ जो पैदा होने वाला रिस्क है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। दिस माइट बी डन बाय कम्प्लीटली अवॉइडिंग द एक्टिविटी दैट गिव्स राइज टू रिस्क। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कम्प्लीटली उस एक्टिविटी को अवॉइड करें जो कि रिस्क को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल एन असेंबली वर्कशॉप could stop welding steel in order to avoid the risk inherent in the welding operations and could buy prefabricated metal components। तो कहते हैं कि जैसे एक असेंबलिंग वर्कशॉप है जो पार्ट्स की या किसी भी लोहे की चीज़ों को वेल्ड करके असेंबल कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो वेल्ड के से आने वाले हैज़र्ड्स हैं और रिस्क है उसको अवॉइड कर सकते हैं टोटली। अगर वो क्या है, प्री फैब्रिकेटेड पहले से ही वेल्ड किए हुए बने हुए कंपोनेंट्स जो है मेटल की ख़रीद ले, तो वो वेल्डिंग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और वो इस हैज़र्ड और रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। द ऑब्वियस limitation to this approach is that is not possible to apply it to the most of the activities carried out in the workplace। तो एक वाज़ेह जो लिमिटेशन है जो एक इस अप्रोच में है वो ये है कि ये हर एक्टिविटी को जो है कवर नहीं कर पाती जो कि एक वर्क प्लेस में होते हैं। इन दिस केस इट मे बी पॉसिबल टू एलिमिनेट वन और मोर हैज़र्ड इनहेरिट इन एक्टिविटी। तो इस तरह जो है क्या होगा कि पॉसिबल होगा कि एक या एक से ज़्यादा जो है हैज़र्ड को हम ख़त्म कर सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए एक एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल हैज़र्डस सब्सटेंस कैन समटाइम बी रिप्लेस्ड विद द मटेरियल दैट डू द सेम जॉब बट प्रेजेंट नो रिस्क टू हेल्थ। तो क्या है जी कि हम मिसाल क्या ले सकते हैं कि हम सब्सटेंस जो है, जो ख़तरनाक मवाद है, उसको हम ऐसे मटेरियल के साथ बदलाव कर सकते हैं उनका, जो के लिए हेल्थ के लिए जो है ख़तरनाक नहीं हो, दे आर नॉन हैज़र्डस, उनमें कोई ख़तरा ना हो। लिफ्टिंग इक्विपमेंट सच एज हॉइस्ट एंड लिफ्ट कैन बी यूज टू कम्प्लीटली एलिमिनेट मैनुअल हैंडलिंग। जैसे कि हम लिफ्ट या हॉइस्ट, क्रेन वगैरह लिफ्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करके हम क्या है, मैनुअल लिफ्टिंग को हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। मशीनरी कैन बी परचेज दैट जनरेट लेस नॉइज टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर इज़ नो रिस्क ऑफ हेयरिंग डैमेज। तो मशीनरी परचेज की जा सकती है जिसका शोर ना हो या कम हो, जो कि हेयरिंग डैमेज करने का बास बनता है
कानों को जो है कमज़ोर करता है, सुनने की हस कमज़ोर करने का बायस बनता है। आगे आता है जी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तब्दील करना। समटाइम्स हैज़र्ड एलिमिनेट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो बाज़ दफ़ा जो है एक हैज़र्ड की एलिमिनेशन जो है वो अचीव नहीं की जा सकती है, बट इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट वन हैज़र्ड विद अनदर दैट क्रिएट लेस रिस्क। तो इस के बदले में क्या किया जा सकता है कि एक हैज़र्ड को दूसरे हैज़र्ड के साथ तब्दील किया जा सकता है जो कि कम रिस्क पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, वन हैज़र्ड सब्सटेंस क्लासिफाइड एज ए टॉक्सिक लीथल इन स्मॉल डोजेस। जैसे कि हम कहते हैं कि एक हज़ार्डस, एक ख़तरनाक मवाद जो है उसको जहरीला करार दिया जाता है और स्मॉल डोज उसकी जो है वो ख़तरनाक होती है। इज़ सब्स्टिट्यूटेड विद द वन दैट इज़ इरिटेंट। तो उस टॉक्सिक को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ, एक ऐसे मवाद के साथ तब्दील किया जा सकता है जो कि इरिटेंट होता है। द रिप्लेसमेंट सब्सटेंस इज स्टिल हैजर्डस बट फॉर लेस हैजर्डस। के एक जो इरिटेंट जो है अ, उस मवाद के साथ बदलाव करना, एक जहरीले मवाद। तो एक मवाद जिसको जो जहरीला था उसका अगर बदलाव किया गया एक ऐसे मवाद के साथ जो कि सिर्फ इरिटेशन क्रिएट करता है, तो वो जो है वो बहुत बेहतर होगा उसके बदले में, टॉक्सिक के बदले में, जहरीले के बदले में। क्यों? जहरीला जो है वो लीथल है, उससे मौत वाक़ई हो सकती है, वो फार जो है डेंजरस है। और इसी तरह इरिटेंट जो है वो उसके मुकाबले में कम ख़तरनाक है, उससे सिर्फ इरिटेशन हो सकती है लेकिन मौत वाक़ई नहीं हो सकती। बट for a handling aid such as a sack truck does not eliminate manual handling, but it does reduce the risk of injury associated with the moving boxes around a workplace। जैसे कि एक सैक ट्रक है, वो एक मैनुअल हैंडलिंग को टोटली ख़त्म नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, जब आप उस वेट को, उस वज़न को आप अपने जो है एरिया में मूवमेंट देते हो, लेके जाते हो मैनुअली, उससे कई दर्जे जो है बेहतर है। आगे है जी इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू हैज़र्ड। तो दिस माइट बी डन बाय। तो क्या है जी इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो क्या है, एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लेके आता है कि ख़तरे के एक्सपोजर से, ख़तरे के साथ जो है एक्सपोज होने से बचा जा सके। तो दिस माइट बी डन बाय, ये जो है किस तरीके से हो सकता है, आइसोलेशन और टोटल इनक्लोजर। एक आइसोलेशन करना और टोटली बंद कर देना। द एम हेयर इज़ टू आइसोलेट द हैज़र्ड फिजिकली सो दैट नो बडी इज़ एक्सपोज टू इट। तो यहाँ पे जो मकसद है वो क्या है, एक हैज़र्ड को टोटली जो है बंद कर देना ताकि उसके जद में कोई नहीं आए, उसको कुछ बंदा एक्सपोज ना हो। दिस माइट बी डन बाय टोटल इनक्लोजर और कंटेमिनेंट ऑफ द हैज़र्ड। तो ये कैसे मुमकिन होगा, जब आप टोटली इनक्लोजर करोगे, उसको मुकम्मल तौर पर बंद करोगे या कंटेनमेंट करोगे, एक हैज़र्ड को बंद कर देना किसी एरिया में, किसी बॉक्स में, किसी कवर में। टोटल इनक्लोजर ऑफ अ प्रोसेस विच जनरेट डस्ट टू प्रिवेंट इट्स एस्केप। जैसे कि एक प्रोसेस है जो कि डस्ट क्रिएट करता है, तो उसका जो है एक इनक्लोजर लगा दिया जाए कि उससे डस्ट बाहर ना निकले। अकॉस्टिक इनक्लोजर ऑफ अ नॉइजी मशीन टू रिड्यूस द नॉइज एक्सपोजर ऑफ दोज नियर बाय। इसी तरह एक मशीनरी जो कि शोर क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है, उसका इस इनक्लोज कर देना, उसको बंद कर देना ताकि जो आसपास के लोग हों उससे वो एक्सपोज ना हो उस ज़्यादा शोर को। और गार्ड अराउंड द मूविंग मशीनरी टू प्रिवेंट कांटेक्ट। या एक मशीनरी के जो मूविंग पार्ट है, घूमने वाले जो उसके आलात हैं, जो उसके ऊपर जो है एक कवर चढ़ा देना, एक गार्ड चढ़ा देना ताकि कोई उसके उसमें कोई उसका कोई बंदा उसके कांटेक्ट में ना आए। सिपरेशन और सेग्रीगेशन, अलहदा कर देना या उसको जो है दर्जाबंदी करके सेग्रीगेट कर देना।
Simply placing the hazard in inaccessible location, और हैज़र्ड को क्या है जी, ऐसे लोकेशन में ले जाएं कि वो एक्सेसिबल ना हो, वहाँ पे हर बंदे की पहुँच ना हो. एन एग्जांपल वुड बी overhead cables where an electrical conductor has been placed out of reach. In this case, precautions have to be taken to ensure that safe distance are maintained all the time. तो जैसे कि एक हाई जो है कंडक्टेड जो एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उसको क्या क्या कर दिया गया है, उसको जो है एक ऊंचाई पे एक सेफ डिस्टेंस में जो है क्या कर दिया, लगा दिया गया है. ठीक है. और इस बात को इंश्योर करना होगा कि उससे एक सेफ डिस्टेंस रखा जाए तमाम औकात में, ताकि करंट ना लगे उससे. द यूज़ ऑफ द गोल पोस्ट टू वार्न plant operators on a construction site of the safety distances for live electrical overhead. जैसे कि मिसाल देंगे, वहाँ पे हम एक गोल पोस्ट लगा दिया जाता है, एक खंबे लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर एक वायर लगा दिया जाता है, एक गोल पोस्ट बना दिया जाता है जैसे, और उसके ऊपर साइनेजेस लगा दिए जाते हैं कि ऊपर जो है इससे इलेक्ट्रिकल वायरें और मशीनरी को जो है इस ऊंचाई से, इस गोल पोस्ट की ऊंचाई से ऊपर नहीं जाना है. तो इस तरह करके जो है सेग्रीगेशन और सेपरेशन की जाती है. पार्शियल इनक्लोजर, कुछ हिस्से बंद कर देना. फॉर एग्जांपल, हैजर्डस सब्सटेंस माइट बी हैंडल्ड इन अ फ्यूम हुड और partial enclosure which the worker can reach into the handling process. तो पार्शियल इंक्लोजर, जुज़वी इंक्लोजर या कुछ आधे हद तक इंक्लोजर करना. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हैजर्डस सब्सटेंस माइट बी हैंडल्ड इन अ फ्यूम हुड. एक ख़तरनाक मादे को जो है फ्यूम हुड या जुज़वी इंक्लोजर में हैंडल किया जा सकता है, जिस तक विच कैन वर्कर कैन रीच इनटू द हैंडलिंग पर्पस, जिसमें वर्कर जो है हैंडलिंग पर्पस तक उसको पहुंच सकता है. एयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉप और बैक ऑफ दिस पार्शियल इंक्लोजर, जो है हवा जो है निकाली जाती है इस जुज़वी जो इंक्लोजर है उससे. ठीक है, एक हवा उससे निकाली जाती है. सो that any airborne contaminated is extracted from the enclosure away from the worker. So इस तरह जो है जो आलूदगी हवा में आ सकती है, जो एयरबोर्न है, जो हवा के साथ जो है कंटेमिनेशन जो हवा में होती है उस मटेरियल की, जो इस वर्कर को एक्सपोज कर सकती है, तो वो हवा के ज़रिए निकाल दी जाती है एक पार्शियल इंक्लोजर के ज़रिए. सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस ऐसे आलात जो कि ख़ुदकार तरीके से बंद करते हों या मशीनरी को रोकते हों, उनको सेफ्टी डिवाइसेस कहा जाता है. एंड फीचर्स दैट इंश्योर दैट द आइटम्स इज़ यूज्ड इन द करेक्ट वे एंड नॉट एन अनसेफ वे. जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं ताकि वो जो आला हैं, जो मशीनरी है, वो सेफ़ तरीके से यूज़ किया जाता है, अनसेफ वे से नहीं. For example, interlocks which are fitted to movable guard on machinery to ensure that when the guard is open, the machinery will not operate. इस जिस तरह के इंटरलॉक स्विच जो है वो मशीनरी में फिट किया जाता है, अगर गार्ड को रिमूव किया जाएगा तो वो मशीनरी नहीं चलेगी जब तक उस गार्ड को वापस डाल दिया जाए. उसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉक स्विच बोलते हैं. बट व्हेन द गार्ड इज़ क्लोज्ड इट विल, मतलब जब गार्ड क्लोज हो गया तो मशीनरी रन करेगी, मशीनरी चलेगी. आगे है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर दोज दैट रिले ऑन द प्रोसीजर्स एंड बिहेवियर. जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या इंतज़ामी कंट्रोल, इंतज़ामी कंट्रोल्स वो हैं जो कि प्रोसीजर्स जो हैं और बिहेवियर पे, रवैये पे और प्रोसीजर्स पे जो है रिलाई करते हैं. इनका जो इन्हिसार होता है वो प्रोसीजर पे, तरीक़ाकार और रवैये पे होता है. अच्छा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क.
दिस इज़ अ फॉर्मल प्रोसीजर विच डिफाइंस अ मेथड ऑफ वर्किंग दैट एलिमिनेट हैजर्ड। तो ये एक फॉर्मल तरीका है जो कि डिफ़ाइन करता है मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने के जो तरीके हैं कि उससे हैज़र्ड को एलिमिनेट किए जाएँ और मिनिमाइज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, और क्या किया करें कि उसके साथ जो रिस्क है उसको कम से कम किया जाए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आर नेसेसरी वेन एवर हैज़र्ड कैन नॉट बी फिजिकली एलिमिनेटेड एंड सम एलिमेंट ऑफ द रिस्क रिमेन। तो क्या है जी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो ज़रूरी है कि उसको अपनाया जाए जब हैज़र्ड को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता है और उसका जो रिस्क है वो बाकी रहे। दिस अप्लाइज टू any task involving significant risk, so there is a specified routine for getting and detonating explosives in a quarry। जैसा कि कहते हैं कि कानकुनी करते वक्त एक स्पेसिफाइड रूटीन होती है एक्सप्लोजिव को, धमाका खेज मवाद लगाने को, ठीक है। तो उस द सेफ सिस्टम ऑफ इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट और अदर एक्सीडेंट। Certain high-risk work activities might be controlled by the work permit system, PTW system भी उसको बोलते हैं, permit to work system, describe later। बाद में जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो क्या है कि एक्सक्लूसिव फिट करना एक कानकुनी के टाइम में कान में, तो उस काम को जो है एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के ज़रिए जो है कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने मिसाल दिया है कि एक उस काम को जो है कंट्रोल किया जाए एक परमिट सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। तो परमिट के सिस्टम के बाद जो काम होते हैं उसमें परमिट में आपके बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं लेने के बाद आपको परमिट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सेफ सिस्टम वर्क एक परमिट को ज़रिया बताया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे PTW को। रिड्यूस एक्सपोजर, एक्सपोजर को कम किया जाए, जो उसका सामना हो रहा है वो सामना कम किया जाए। इफ़ द डिग्री टू विच वर्कर्स एक्सपोज टू हैज़र्ड कैन बी रिड्यूस्ड, एक डिग्री जो है एक हैज़र्ड को एक्सपोज करने की उस वर्कर को, उसको कम किया जाए। then that worker is far less likely to have an accident with that hazard। तो उससे क्या होगा कि बहुत जो है उसकी लाइवलीहुड कम हो जाएगी एक्सीडेंट होने की उस हैज़र्ड की वजह से। फॉर एग्जांपल, an engineer who spends all the day working on machinery with hazardous moving parts is more likely to suffer injury than an engineer who is only spend 1 hour of their work day exposed to the same hazard। तो जैसे कि मिसाल देते हैं कि एक इंजीनियर है जो कि 8 घंटे उन मशीनरियों के साथ काम कर रहा है जिसमें उस जद आने का ख़तरा है उसको, मुकाबले में कौन से इंजीनियर के जो कि सिर्फ जो है चंद घंटे वहाँ पे गुजारता है या 1 घंटा जो है वो उधर काम करते हुए गुजारता है उस। तो क्या होगा, जो 8 घंटे गुजारने वाला इंजीनियर है वो 1 घंटे गुजारने या चंद घंटे गुजारने वाले इंजीनियर के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपोज्ड है। द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स और फॉर 8 आवर्स, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, मिसाल के तौर पर 10 मिनट या 8 घंटों का जो है एक्सपोजर या फ्रीक्वेंसी जो है कितनी बार मतलब वो एक्सपोज होता है, वंस अ वीक, 10 टाइम्स अ डे, हफ्ते में एक बार एक्सपोज होता है, या एक दिन में 10 मरतबा जो है वो इस ख़तरे को एक्सपोज होता है। विल बोथ प्ले अ पार्ट देयर। तो ये जो है दोनों फ्रीक्वेंसी, एक्सपोज होने की फ्रीक्वेंसी और एक्सपोज होने का टाइम, दोनों जो है अपना एक टाइम एक पार्ट प्ले करेगा यहाँ पे। द लेस अ टाइम एंड द लोअर फ्रिक्वेंटली इज़ बेटर। तो कम टाइम जो है एक्सपोज होने का और फ्रिक्वेंसी जो है कम होने का, मतलब दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार, ये जो फ्रिक्वेंसी हो गई, और कितने घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, जितना कम से कम घंटे और एक्सपोजर टाइम होगा और सबसे कम से कम फ्रिक्वेंसी होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, टाइम जो है एक्सपोजर का बढ़ाना। मैनी हेल्थ हैजर्ड इन द वर्क प्लेस कॉज अ डिग्री ऑफ हार्म दैट इज़
entirely dependent on the dose that a worker receive। बाज़ दफ़ा जो होते हैं हेल्थ हैज़र्ड जो होते हैं वो इंटायरली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, उस डोज पे जो वर्कर जो है वो रिसीव करता है वर्क के दौरान में। फॉर एग्जांपल द हार्म काज्ड बाय नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड द मोस्ट हैज़र्डस केमिकल सच एज लेड, द डोज इज़ डिटरमाइंड बाय द टू प्रिंसिपल फैक्टर्स। तो जो वर्कर्स हैं जो डेली डोज लेते हैं किस चीज़ का हार्म उनको मिलता है, नॉइज़ के ज़रिए, शोर, वाइब्रेशन या रेडिएशन, या सबसे जो हाजर्डस केमिकल हैं जैसे कि लीड हो गया। तो डोज कैसे किस चीज़ पे, दो प्रिंसिपल्स पे, दो असूलों पे और फैक्टर्स पे जो है डिटरमाइन किया जाएगा। उसमें जो है द कंसंट्रेशन, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द हैज़र्ड प्रेजेंट, और दूसरा है टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो कंसंट्रेशन उस जो है उसमें कितना जो है कंसंट्रेट है उस केमिकल का, उस ख़तरे का जो है कितने हद तक डोज है, उसकी कितनी डोज है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, और कितने हद तक जो है उसकी शिद्दत है तो जो ख़तरे में प्रेजेंट है। और दूसरा क्या होगा, टाइम ऑफ एक्सपोजर, उसका एक्सपोज होने का टाइम। ये दोनों जो है रोल प्ले करते हैं, कितना अमाउंट और शिद्दत है, और दूसरा कितना उसका एक्सपोजर टाइम है। फॉर एग्जांपल द हार्म टू हेयरिंग कॉज बाय एक्सपोजर टू लाउड नॉइज इज entirely determined by the noise intensity measured in decibel and the duration of exposure। जैसे कि क्या है, हेयरिंग लॉस जो है एक आपके जो है हो सकती है, या आपके सुनने की हस को जो नुकसान पहुंचता है एक ऊंची आवाज़ को एक्सपोज करने पे, एक ऊंची शोर को एक्सपोज करने पे, वो टोटली जो है उसका हिसाब डिटरमाइन किया जाएगा किस चीज़ पे, उस आवाज़ की शिद्दत पे कि वो कितनी डेसिबल है, डेसिबल में आवाज़ को नापा जाता है, और ड्यूरेशन में कितनी ज़्यादा डेसिबल और कितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतने ही ज़्यादा जो है उसका क्या होगा, ख़तरा ज़्यादा होगा, उसके ज़्यादा रिस्क होगा। जितना उसका डेसिबल कम होगा और ड्यूरेशन कम होगा इतने उसके हैज़र्ड और रिस्क कम होंगे। इफ़ you are exposed to the same noise intensity for twice along, it gives you twice the dose of noise। तो कहते हैं अगर आप एक्सपोज कर रहे हो सेम नॉइज़ की इंटेंसिटी को दो मरतबा, एज लॉन्ग इट गिव यू ट्वाइस डोज ऑफ द नॉइज़, तो क्या है आपको डबल डोज जो है नॉइज़ की देगी। इफ़ यू आर एक्सपोज फॉर अ हाफ, एज लॉन्ग इट गिव यू हाफ डोज, तो अगर आप उसके आधे के डोज के बराबर उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो आपको आधा डोज देगी। द डोज ऑफ नॉइज डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द डैमेज डन, तो कितना आपको डोज मिल रहा है वो क्या करेगी, वो आपको डिटरमाइन करेगी उसका डैमेज जो है वो हो गया है आपको। द ग्रेटर डोज द मोर हार्म डन, द जितना ज़्यादा उसका डोज ज़्यादा होगा उतना आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इन ऑल ऑफ द केसेस वेयर हार्म इज़ dose related limitation, the time of the exposure is important control measures that can be practically used in the workplace। तो कहते हैं इन केसेस में जब हार्म जो है, जो नुकसान है वो डोज रिलेटेड होगा तो लिमिटिंग द टाइम एक्सपोजर इज़ अ इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर्स। तो क्या है, जो टाइम को है उसको लिमिट करना जो है एक बेहतरीन जो है एक कंट्रोल मेजर्स है जो कि प्रैक्टिकली जो है उस वर्क प्लेस में यूज़ किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ट्रेनिंग इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन द इनेबलिंग एम्प्लॉय टू बिकम कॉम्पिटेंट। जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत जो है एक आला है एक एम्प्लॉय के लिए कि वो क्या हो, एक कॉम्पिटेंट बन जाए। अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय इज़ equipped with the all relevant information and fully aware of the hazards and use of appropriate preventive measures। जो एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होता है वो टोटली जो है इक्विप होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ, ज़रूरी जो हदायत और इंफॉर्मेशन उसको पता होती हैं और ख़तरात से मुकम्मल तौर पे आगाह होता है, और अप्रोप्रिएटिव जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसको मालूम होते हैं। वन वे दैट
an employer might provide the basic health and safety information is through the use of the safety signs सी बिलो। तो क्या है जी कि एम्प्लॉयर क्या कर सकता है कि वो बेसिक जो हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन है वो साइनेज के ज़रिए दे सकता है। सी बिलीव आगे आ रहे हैं, ठीक है जी। Supervision refers to management routinely checking workers and exercising their authority to control behavior. Supervision, which is uh, one of critical importance as a management control। तो सुपरविजन जो है, निगरानी, वो मैनेजमेंट रूटीनली जो है चेक करती है वर्कर्स को, एंड एक्सरसाइजिंग देयर अथॉरिटी टू कंट्रोल। तो क्या करते हैं, इसके ज़रिए वो एक्सरसाइज करते हैं उनकी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। सुपरविजन विच इज़ अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस एज अ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो क्या है जी, एक क्रिटिकल जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल में। डज नॉट नेसेसरली मीन्स कॉन्स्टेंट ओवरसाइट ऑफ द वर्कर्स एंड वर्क प्लेस। इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप मुसलसल जो है वर्कर्स को देखते रहो और वर्क साइट को देखते रहो। इट इज़ पॉसिबल टू सुपरवाइज वर्कर्स बाय मेकिंग occasional contact with them at a suitable interval throughout a working period, and it is possible to supervise workers remotely, for example from a distance। तो क्या है जी कि इस तरह भी पॉसिबल है कि आप टाइम टू टाइम जो है वर्कर के साथ रब्ता करके उनसे सूटेबल इंटरवल, एक बेहतरीन जो है एक वक्फे के साथ जो है वर्कर के साथ कांटेक्ट करें और उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, या आप उनको रिमोटली एक डिस्टेंस से भी उनको आप सुपरवाइज कर सकते हैं। आगे हैं जी टॉपिक फोकस सेफ्टी साइनेजेस। सेफ्टी साइनेजेस क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ही इसी का कि आप जो है इंतज़ामी तौर पे जो है एक ख़तरे को कंट्रोल करते हैं। तो इंतज़ामी कंट्रोल में यही आता है ट्रेनिंग्स देना और सुपरविजन करना और सेफ्टी साइनेजेस देना। तो सेफ्टी साइनेजेस के जो हैं मतलब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सेफ्टी साइनेजेस कंबाइंड शेप, कलर्स एंड पिक्टोग्राम टू कन्वे स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। सेफ्टी साइनेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं शेप्स को, कलर्स को और पिक्टोग्राम को, तस्वीर को, ताकि वो एक स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन को जो है और इंस्ट्रक्शन को वो कन्वे करे, जारी करे। वाइल देयर आर रीजनल वेरिएशंस, द स्टैंडर्ड सेफ्टी साइनेजेस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। जहाँ पे रीजनल इलाकाई तौर पे जो है बदलाव है, वेरिएशंस हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है उन्होंने उसको 5 कैटेगरी में तकसीम किया है। तो नंबर 1 में आता है प्रोबेशन, डायरेक्टेड एट स्टॉपिंग डेंजरस बिहेवियर, फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग। द साइनेज आर सर्कुलर विद द ब्लैक पिक्टोग्राम ऑन एन अ वाइट बैकग्राउंड विद अ रेड बॉर्डर एंड अ रेड डायगोनल क्रॉस बार। तो जैसे कि प्रोबेशन का, ममनू का, मना करने का जो एक पिक्टोग्राम है वो क्या है जी, वो आता है जैसे कि एक नो स्मोकिंग का हमारे पास है। तो नो स्मोकिंग का साइनेज जो क्या है वो सर्कुलर में हो सकता है। ये है नो एंट्री का, सेम नो स्मोकिंग भी है, नो एंट्री भी एक क्या है प्रोबेशन साइनेज है। तो क्या है जी, ये एक सर्कुलर है, ठीक है, विद वाइट बैकग्राउंड। इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा, ठीक है। पिक्टोग्राम जो इसमें ब्लैक कलर का होगा और क्या होगा, एक डायगोनल क्रॉस होगा उसमें। तो ये होगा प्रोबेशन। अच्छा आगे है जी वार्निंग, टेल पीपल टू बी केयरफुल ऑफ द पर्टिकुलर हैजर्ड। लोगों को बताया जा सके कि इस हैजर्ड से जो है आगाह रहें। फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेटिंग इन द एरिया, जैसे कि एक आपके पास साइनेज आ सकता है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, पीले रंग का और ब्लैक राइटिंग और पिक्टोग्राम के साथ, जिसमें आपको लिखा होगा कि यहाँ पे क्या है, फोर्कलिफ्ट चलता है। द साइनेज आर ट्रायंगुलर विद अ ब्लैक पिक्टोग्राम ऑन अ येलो बैकग्राउंड विद अ ब्लैक बॉर्डर। तो क्या कहते हैं जी कि साइनेज जो है क्या है वो ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है, ब्लैक पिक्टोग्राम है, काले रंग का उसके ऊपर तस्वीर है, और येलो बैकग्राउंड, उसका ये बैकग्राउंड जो है वो पीला है और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक बॉर्डर है। ये देख सकते हैं, ये भी एक वार्निंग साइन है। क्या है वार्निंग साइन, टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला मवाद का, ठीक है। तो
ये एक वार्निंग साइनेज है। आगे है जी मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है ज़रूरी, अहम, लाजिम एक्शन, इंस्ट्रक्ट पीपल टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। ये जो है क्या है, ये एक एक्शन देता है, लोगों को बताता है कि एक एक्शन जो है वो ले। ऑफन रिलेटिंग टू वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जो साइनेज है वो क्या है आपको मिलते हैं इसी तरह के मैंडेटरी में। वो तो जैसे कि आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, ठीक है, और दे आर सर्कुलर विद द सॉलिड ब्लू बैकग्राउंड। ये क्या है, ये जी गोल होते हैं, ठीक है, क्या होता है उसका ब्लू बैकग्राउंड होता है विद अ वाइट पेक्टोग्राम, और उसके ऊपर क्या है वाइट पेक्टोग्राम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है लाजिमी, इसका मतलब क्या है मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्या है सेफ्टी बूट, सेफ्टी शूज़ जो है वो क्या है वो लाजमी पहनना है। इसी तरह सेफ कंडीशन, आइडेंटिफाई सेफ बिहेवियर और प्लेस ऑफ सेफ्टी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड स्टेशन। तो क्या है जी सेफ बिहेवियर को या सेफ प्लेस को जो आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि फर्स्ट एड स्टेशन हो गया, ठीक है, और वो क्या होगा दे आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर विद द वाइट पिक्टोग्राम ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। तो क्या है ये क्या होते हैं, या ये त्रिकोण होते हैं, सॉरी ये क्या होते हैं, ये चौकोर होते हैं, ठीक है, और या मुस्ततील होते हैं, मुरब्बा या मुस्ततील में होते हैं, वाइट बैग पिक्टोग्राम होता है उसके ऊपर और ग्रीन बैकग्राउंड इसका होता है। जैसे कि देखें सेफ कंडीशंस इमरजेंसी स्केप रूट, वो क्या है ग्रीन है, मुरब्बा शक्ल में वाइट पिक्टोग्राम है उसके ऊपर, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट identify particular items of the equipment, for example hose reel, they are rectangular और स्क्वायर विद अ वाइट सिंबल और पिक्टोग्राम ऑन अ रेड बैकग्राउंड। जैसे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के जो साइनेजेस होते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग होज रील का साइनेज हो गया, क्या होते हैं ये मुरब्बा या मुस्ततील होते हैं, रेड कलर के होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है वाइट कलर का पिक्टोग्राम होता है। आगे जी पिक्टोग्राम मस्ट बी यूज्ड ऑन द साइन नॉट जस्ट टेक्स्ट। तो क्या है जी साइनेजेस के ऊपर पिक्टोग्राम लाजिम होना चाहिए, सिर्फ लिखाई काफ़ी नहीं है। दिस इज़ टू ओवरकम एनी लैंग्वेज बैरियर दैट माइट बी क्रिएटेड इफ टेक्स्ट अलोन वर यूज्ड। तो ये क्या है लैंग्वेज बैरियर को जो है ख़त्म करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम लिखाई लिख दें हो सकता है किसी को लिखाई पढ़ने में समझ ना आए, उस ज़ुबान को ना समझ सकता हो, तो क्या है वो पिक्टोग्राम को देख के तस्वीर को देख के समझ सकता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ इलिटरेसी हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो आदमी जो रीड कर रहा हो वो साइनेजेस, लर्निंग डिफ़िकल्टीज उसको सीखने में मुश्किलात हों, लैंग्वेज और सर्टन आई साइट। तो ये है जी कि उसको लैंग्वेज का मसला है या उसको जो है नज़र की जो है उसकी कमज़ोरी है। It is important to recognize that workers may not know the meaning of the safety signage sign in the use in a workplace. It is बोलते हैं इस बात को समझना लाजमी है कि हो सकता है कि वर्कर जो है वो जो वर्क साइट में है उसको उस साइनेजेस का मतलब पता ना हो। सम आर ऑब्वियस बट अदर नॉट, कुछ जो है वाजे हो और कुछ नहीं। एंड देयर फॉर सेफ्टी साइन मस्ट बी इंक्लूडेड इन इंडक्शन और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो इसलिए जो है जो सेफ्टी साइनेजेस है उनको क्या है इंडक्शन में या जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में शामिल किए जाएं, ताकि अगर वर्कर्स को पता ना हो उनके बारे में उनको पता चल सके कि इन साइनेजेस का मतलब क्या है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव वो आलात हैं जो हम अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं। तो डिफिनीशन दिया गया इक्विपमेंट और क्लॉथिंग दैट वोन और हेल्ड बाय वर्कर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वन और मोर रिस्क टू देयर सेफ्टी और हेल्थ। तो वो वाले साजो सामान इक्विपमेंट और क्लॉथिंग वो कपड़े जो उसने पहने हैं या उसने रखे हुए हैं, सर पे रखे हुआ है, पहना हुआ है, तो जो उसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मोर रिस्क टू देयर सेफ्टी एंड हेल्थ, और जो उनको रिस्क से बचाता है जो उसके सेफ्टी और उसके हेल्थ के लिए, फिजिकल सेफ्टी और उसके हेल्थ के लिए। देयर आर instances where none of the above control measures can be used and there are
times when some of them cannot be, residual risk still remains। तो कुछ हालात इस तरह आ जाते हैं कि जो ऊपर हमने कंट्रोल्स मेजर्स पढ़े हैं, ठीक है, वो वहाँ पे यूज़ नहीं होते, वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हम उसको, या उनको अगर जो है अप्लाई करने के बाद भी जो हमारे साथ रिस्क बचा है, जिसको रेजिडुअल रिस्क बोलता है, वो रिमेन रहता है, तो उस केस में देन इट इज़ मे बी नेसेसरी टू यूज़ पीपीई। तो उस केस में जो है ज़रूरी होगा कि पीपीई इस्तेमाल किए जाएँ। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीईज आर अवेलेबल सच एज़, कई किस्म के जो है पीपीईज अवेलेबल हैं, जैसे कि एयर डिफेंडर्स फॉर नॉइज़, जैसे कि कानों के बचाव के लिए जो है एयर डिफेंडर्स यूज़ किए जाते हैं आवाज़, ऊंची आवाज़ के ख़िलाफ़। ग्लव्स टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंसेस हैजर्डस टू स्किन, इसी तरह ग्लव्स जो हैं वो ताकि अपने आप के हाथों के जो स्किन है उसको बचाया जा सकता है हैजर्डस सब्सटेंस से। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सब्सटेंस हैजर्डस बाय इनहेलेशन, तो इसी तरह के जो है तनफ़्फ़ुस के बचाव के लिए जो जो सब्सटेंस है जो आपके इनहेल करने पे सांस के अंदर अंदर जाने पे ख़तरा जिससे हो। Eye protection against splashes of the chemicals and molten metals, mist, spray and dust, projectiles and radiation including laser lights। तो इसी तरह आई प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे कि केमिकल के छींटे से बचने के लिए पिघले हुए मेटल या किसी किस्म के जो है बुखारात और स्प्रे और डस्ट धूल वगैरह, या प्रोजेक्टाइल एक उड़ के आने वाला एक टुकड़ा जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, एक पार्ट का टूट के उड़ के आ जाए। रेडिएशन हो गए और जिसमें लेज़र लाइट हो गए, उसको आँख से बचाव के लिए। टॉपिक फोकस है ये आगे। अंडर द जीबी's पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट वर्क रेगुलेशन 1992, ग्रेट ब्रिटेन का एक कानून है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट वर्क रेगुलेशन 1992। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू, ये क्या करता है, ड्यूटी करता है, एम्प्लॉयर को एक जिम्मेदारी देता है, सप्लाई सूटेबल पीपीई वेयर रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय other more effective methods। Suitable means it is appropriate for the risk and conditions। तो क्या करता है जी कि ये वर्क जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़िम्मेदारी ठहराता है कि वो क्या करेगा, इफ़ेक्टिव जहाँ पे इफ़ेक्टिव मेथड से जो है रिस्क कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे उसने क्या करना है, पीपीई प्रोवाइड करना है। तो सूटेबल का मतलब क्या है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क एंड कंडीशन, जो वहाँ पे रिस्क है और जो हालात हैं वहाँ के लिए जो है मौजू हो। इट इज़ एर्गोनॉमिक, इट इज़ एर्गोनॉमिक, और वहाँ पे अगर कुछ एर्गोनॉमिक है, ठीक है, वो सेफ्टी जो इक्विपमेंट है उसको पहनने में आसानी हो, यूज़र फ्रेंडली हो, कुछ एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड उसके साथ ना हो। इट फिट्स प्रॉपरली, फिट्स होता है वो। इट डज़ नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, और उस पीपीई की वजह से रिस्क ज़्यादा ना बढ़ता हो। इट कंप्लाइज विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स है पीपीई के मजबूत होने के या उसके साखत के बनावट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कंप्लाई करता हो, उसके मुताबिक बनाओ। इंश्योर दैट व्हेन टू और मोर आइटम्स ऑफ पीपीई हैव बी वॉन टुगेदर दे आर कंपेटेबल, अगर एक से ज़्यादा जो है पीपीई के आलात पहनने पड़ गए तो वो जो है क्या हो, एक दूसरे के साथ पहनने के काबिल हो, आसानी हो उसको पहनने में। प्रोवाइड सूटेबल स्टोरेज एकोमोडेशन पर पीपीई, तो क्या है उस पीपीई के लिए जो है एक सूटेबल जगह जो है बनाई जाए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन instructions and training to workers on the PPE they are exposed to wear, तो क्या करें जी, प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन दें, इंस्ट्रक्शन दें, ट्रेनिंग दें वर्कर्स को पीपीई पे एक्सपेक्टेड टू वेयर जो उनको पहनने हैं। इन्फोर्स द यूज़ ऑफ पीपीई, पीपीई का जो है यूज़ है, इस्तेमाल है, उसको क्या करें, इन्फोर्स करें। रिप्लेस और रिपेयर डैमेज और लॉस्ट आइटम्स, जो टूटे हुए हैं या लॉस्ट आइटम्स हैं उसको क्या करें, रिप्लेस करें या उसको ठीक करें। तो द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पीपीई आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो, जो पीपीईज हैं, ठीक है, उसके कुछ फ़ायदे हैं और उसकी कुछ खामियां, उसके कुछ कमियां हैं जो कि इस टेबल में दी गई हैं, ठीक है। तो पीपीईज देख लें, ये जितना भी सामान है जो है हिफाजत के लिए हम पहनते हैं उसको पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स।
अच्छा, इट कैन बी यूज्ड, फ़ायदे अब बताते हैं और लिमिटेशन बताते हैं। ठीक है, पहले हम फ़ायदे पढ़ते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन interim control while more expensive or difficult controls are put in place। तो इसको हम एक अबूरी तौर पे जो है एक कंट्रोल का ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर दूसरे कंट्रोल अगर वो महंगे हैं या मुश्किल हैं। इन सम सिचुएशन इट मे बी द ओनली कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल, और कुछ सिचुएशन में क्या है कि ये यही एक वाहिद हल हो, और it may be needed as the backup for the emergencies when others control have failed। तो हो सकता है कि ये बैकअप के तौर पे काम आता हो जब दूसरे, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरे जो कंट्रोल है वो फेल हो जाए तो पीपीई जो है बैकअप के तौर पे काम आता हो। इट इज़ यूजुअली चीप, ये जो है अमूमन सस्ते होते हैं। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, और ये क्या है जल्दी बचाव करती है। इट ओनली, अच्छा लिमिटेशन की तरफ आते हैं, इसकी खामियों की तरफ। इट ओनली प्रोटेक्ट्स वन पर्सन द वेरर, ये एक ही शख्स को बचाती है जिसने पहने हों। इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडुकेटली इफ़ इट इज़ नॉट फिटेड करेक्टेडली, ये जो है सही तरीके से बचाव नहीं कर पाएगी अगर ये सही तरीके से जो है फिट नहीं किए गए, पहने नहीं है। इट मे नॉट बी कंफर्टेबल एंड मे बी इंटरफेयर विद द वेरर्स एबिलिटी टू डू द जॉब, हो सकता है ये जो है कंफर्टेबल नहीं हो पहनने में और उसके काम करने में दुश्वारी पैदा करते हो। इट में इंक्रीज ओवरऑल रिस्क बाय impairing the senses, फॉर एग्जांपल गॉगल्स दैट मिस्ड अप, ये हो सकता है ये जो है ओवरऑल जो है रिस्क पैदा करते हो। जैसे कि आपने गॉगल्स पहने हो, ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो उसमें क्या हो जाती है मिस्ट आ जाती है, उसमें पसीना आ जाता है उसके अंदर, आपको देखने में मुश्किल हो जाती है। इसी तरह अगर आप एक काम कर रहे हैं, कुछ रूलर चल रहा है, दो रूलर्स ड्रम रूलर्स चल रहे हैं, उसमें कुछ आप पेपर या कुछ उसमें आप सामान उसमें डाल रहे हो और आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो क्या है अगर उस दो रूलर के बीच में आपका ग्लव्स आ जाएगा तो आपका एंटायर हैंड जो है वो अंदर की तरफ खींच लेगा, तो हो सकता है वो मज़ीद जो है रिस्क आपका बढ़ा सके। तो इट मे नॉट बी compatible with the other items that have to be worn और used, हो सकता है जो आपने एक पीपीई पहना है वो जो है दूसरे पीपीई के साथ कंपेटेबल ना हो, दूसरे को पहनने में आप दुश्वारी आती हो आपको पहनते हुए। पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपीई, लोगों को पीपीई पहनना पसंद नहीं है। इफ़ इट्स फेल इट फेल टू डेंजर द वर्कर्स एक्सपोज टू द रिस्क, अगर ये फेल हो जाता है तो ये डेंजर को उस डेंजर्स की तरफ फेल हो जाता है जिस डेंजर को वर्कर एक्सपोज करता है। आगे है जी टॉपिक फोकस, कलेक्टिव प्रोटेक्शन ओवरऑल पर्सन प्रोटेक्शन। कलेक्टिव प्रोटेक्शन और पर्सनल प्रोटेक्शन, तो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा इज्तिमाई कलेक्टिव प्रोटेक्शन। कलेक्टिव प्रोटेक्टिव measures are those that protect the whole workplace and everyone who works there। तो कलेक्टिव जो है इज्तिमाई जो प्रोटेक्शन के मेजर्स जो हैं वो क्या हैं, वो वर्क प्लेस में मौजूद तमाम जो वर्कर्स हैं उनकी हिफाजत करती है। एज अपोज टू द पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, एक ज़ाती प्रोटेक्टिव मेजर्स के मुकाबले में, विच प्रोटेक्ट सिंगल इंडिविजुअल, जो कि एक शख्स फ़कत वाहिद शख्स की हिफाजत करती हैं। दीज टू अप्रोचेस आर बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ द सेफ प्लेस एंड अ सेफ पर्सन। तो ये जो है दो कंसेप्ट हैं जो कि ये दो अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो कि दो कंसेप्ट को जन्म देती है, एक सेफ प्लेस को, सेफ वर्क प्लेस को, एक सेफ पर्सन को। तो सेफ प्लेस किसे कहते हैं? द एनवायरनमेंट ऑफ वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस का माहौल वेयर द एम्फेसाइजेस ऑन द कलेक्टिव प्रोटेक्शन थ्रू द करेक्ट डिज़ाइन, जो कि इस बात पे जोर देता है कि कलेक्टिव प्रोटेक्शन किया जाए, सबकी हिफाजत किए जाए करेक्ट डिज़ाइन, सही डिज़ाइन के तौर पे। सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑफ द प्रेमिसेस, एक सेलेक्ट करने को इंतखाब करते हुए इंजीनियरिंग और प्रेमिसेस को का, प्लांट मशीनरी का, इक्विपमेंट का, प्रोसेस तरीक़ाकार और सब्सटेंस और मवाद का, तो उससे क्या होगा, सेफ प्लेस आएगा। और सेफ पर्सन,
सेफ पर्सन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक शख्स की अपनी जो है बर्ताव, वेयर द emphasizes on the competence of workers who have received adequate information, instruction and training and follow safe system of work SSW। अच्छा, तो सेफ पर्सन क्या होगा, इंडिविजुअल क्या वो बिहेवियर होगा, ठीक है, वेयर एम्फेसाइजेस ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स, जो कि एक वर्कर्स की जो है अहलियत पे जो है जोर देता है, हु हैव रिसीव्ड, जिन्होंने एक एडुकेट इंफॉर्मेशन, काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन ले लिए एक काम के मुतालिक, एक काम करने वाले की जगह के मुतालिक, इंस्ट्रक्शन हदायत ले लिए, ट्रेनिंग्स ले लिए, और क्या करता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो करता है। तो ये था आज हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा, हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लास्ट में पीपीई को हमने अलग-अलग पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और बहुत शुक्रिया देखने का और समझने का। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है HSC टॉक, और मुझे आप सर्च कर सकते हैं @HSC टॉक फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।